आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 14 ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का फर्स्ट टॉपिक है 14.1 जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। आप रेस्पिरेटरी ऑर्गन से क्या समझते हैं? वो ऑर्गन जिससे हम श्वास लेते हैं, तो इसी के बारे में थोड़ा डिटेलली पढ़ेंगे। खासकर ये ह्यूमन फिजियोलॉजी, ह्यूमन एक प्रकार का एनिमल है, तो एनिमल के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो भी रहेगा एनिमल के बारे में, कि कैसे रेस्पिरेटरी ऑर्गन किस एनिमल में क्या क्या है। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग vary among different group of animals depending mainly on their habitat and level of organization। ब्रीदिंग मतलब आप समझते हैं श्वास का अंदर लेना, जिसको इंस्पिरेशन कहते हैं, और श्वास का बाहर छोड़ना, दोनों को मिला के बोला जाता है ब्रीदिंग का मैकेनिज्म एनिमल के डिफरेंट ग्रुप में अलग अलग होता है। मतलब एनिमल के डिफरेंट ग्रुप में ब्रीदिंग का जो मैकेनिज्म होता है वो अलग अलग होता है। तो वो मैकेनिज्म जो ब्रीदिंग का मैकेनिज्म जो एनिमल के डिफरेंट ग्रुप में अलग अलग होता है, वो मेनली डिपेंड करता है उस एनिमल के हैबिटेट और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे। मतलब वो एनिमल कहाँ पे रह रहा है, मतलब वो कहाँ, हैबिटेट मतलब वो कहाँ रह रहा है, कहाँ का निवासी है। लाइक वो टेरेस्ट्रियल है, ज़मीन पे रह रहा है, या एक्वाटिक है, मतलब पानी में रह रहा है। और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब वो किस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के है, मतलब वो टिश्यू से बना हुआ है या ऑर्गन से बना हुआ है या ऑर्गन सिस्टम से बना हुआ है, किस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से बना हुआ है। यदि टिश्यू से बना हुआ है तो उसका जो ब्रीदिंग का मैकेनिज्म रहेगा वो अलग रहेगा। यदि मान लिया जाए वो टिश्यू से ही बना है और वो टेरेस्ट्रियल है तो उसका मैकेनिज्म अलग रहेगा। वो एक्वाटिक है, उसका मैकेनिज्म अलग रहेगा। वो ऑर्गन सिस्टम से बना हुआ है तो वो एक्वाटिक है तो उसका अलग रहेगा। और यदि टेरेस्ट्रियल है, ऑर्गन सिस्टम का ही बना है तो उसका अलग रहेगा। और मान लिया जाए कि मतलब जो ब्रीदिंग का मैकेनिज्म होता है एनिमल के डिफरेंट ग्रुप पे, वो डिपेंड करता है मेनली वो कहाँ का निवासी है, उसके हैबिटेट पे और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे। ये इम्पोर्टेंट है, ये इससे MCQ बन सकता है कि ब्रीदिंग का मैकेनिज्म किस पे डिपेंड करता है, मेनली हैबिटेट और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे। ठीक है। लोअर इनवर्टिब्रेट लाइक स्पंज, सिलेंट्रेटा, फ्लैटवर्म etc exchange O2 with CO2 by simple diffusion over their entire body surface। लोअर इनवर्टिब्रेट वर्टिब्रेट आप सब इनवर्टिब्रेट समझते हैं, वर्टिब्रेट आप समझते हैं जिसके पास वर्टिब्रेटा होता है। कोडाटा आप फाइलम कोडाटा में पढ़ते होंगे कि आप एनिमल किंगडम में पढ़े होंगे कि जो हेमिकोडाटा फाइलम हेमिकोडाटा तक रहता है, फाइलम हेमिकोडाटा तक रहता है, जो फाइलम हेमिकोडाटा तक रहता है उसको बोला जाता है इनवर्टिब्रेट, उसको बोला जाता है इनवर्टिब्रेट। ठीक है। इनवर्टिब्रेट क्यों बोला जाता है? क्योंकि इनवर्टिब्रेट इसके पास वर्टिब्रा नहीं होता है, इसलिए इसको बोला जाता है इनवर्टिब्रेट। मतलब नहीं होता है वर्टिब्रा नहीं होता इनके पास। जो शुरुआत से मतलब फाइलम पोरीफेरा से लेके जो हेमिकोडाटा तक होते हैं उसके पास वर्टिब्रा नहीं होता है, इसके पास वर्टिब्रा नहीं होता, इसलिए इसको बोला जाता है इनवर्टिब्रेट। ठीक है, नहीं होता है। और जो फाइलम कोडाटा होता है इसमें फाइलम कोडाटा होता है, इस फाइलम कोडाटा में इसको कोडाटा क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसके पास नोटोकॉर्ड होता है। ठीक है, आप एनिमल किंगडम में ये सब पढ़ चुके हैं। इसके पास नोटोकॉर्ड होता है इसलिए इसे फाइलम कोडाटा कहते हैं। फाइलम कोडाटा को 3 पार्ट में बांटा गया है, यूरोकोडाटा, फिर सेफेलोकोडाटा और वर्टिब्रेटा।
वर्टिब्रेटा, इसलिए ये दोनों वर्टिब्रेटा नहीं है, ठीक है। इसके पास वर्टिब्रा नहीं होता, इसलिए इसको वर्टिब्रेटा नहीं बोला जाता। वर्टिब्रा मतलब वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम जो होता है वो नहीं होता है, वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता, इसलिए बोला जाता है इसके पास वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता है। तो ये भी एक प्रकार का इनवर्टिब्रेट आ गया, ठीक है। और ये जो इसका एक तीन मतलब फाइलम कोर्डाटा को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, यूरोकोर्डाटा, सेफेलोकोर्डाटा। ये दोनों जो यूरोकोर्डाटा, सेफेलोकोर्डाटा, इसके पास वर्टिब्रा नहीं है, वर्टिब्रल कॉलम नहीं है, इसलिए इसे बोला गया है इनवर्टिब्रेट, इसे भी। और जो थर्ड ग्रुप है जिसको वर्टिब्रेटा बोला गया है, क्यों ये वर्टिब्रेटा होता है, ये वर्टिब्रेट होता है जिसके पास वर्टिब्रल कॉलम होता है, ठीक है। आप यहाँ से भी देख रहे हैं वर्टिब्रेटा क्यों बोला जाएगा इसके नाम पे, क्योंकि इसके पास वर्टिब्रल कॉलम है। तो जो फाइलम पोरीफेरा से लेके हेमिकोर्डाटा और फाइलम कोर्डाटा में भी यूरोकोर्डाटा और सेफेलोकोर्डाटा, ये सभी इतना जो आएंगे एनिमल इसके अंतर्गत, वो सब हो जाएंगे इनवर्टिब्रेट, ठीक है। और इनवर्टिब्रेट यहाँ तक आ गए। तो ये जो फाइलम पोरीफेरा से लेके फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस तक होते हैं, प्लेटीहेल्मिन्थेस तक, वो एनसीईआरटी में बोला गया है लोअर इनवर्टिब्रेट, ठीक है। ये वर्टिब्रेट ये सब तो इनवर्टिब्रेट ही है। तो इनवर्टिब्रेट में जो शुरुआत के होते हैं उसको बोला जाता है लोअर, ठीक है। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वो धीरे धीरे उसका जो ये लेवल होता है ऊपर होता जाता है। आप एनसीईआरटी के लाइन में भी पढ़ लीजिए। फाइलम कोर्डाटा इज डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइला, यूरोकोर्डाटा जिसको ट्यूनिकाटा भी बोला जाता है, सेफेलोकोर्डाटा और वर्टिब्रेटा। ये जो वर्टिब्रेटा जिसके पास वर्टिब्रल कॉलम होता है, इसके अलावा जितने जो पहले वाला ग्रुप होता है उसको बोला जाता है इनवर्टिब्रेट, ओके। तो इनवर्टिब्रेट, लोअर इनवर्टिब्रेट जैसे स्पंज, सिलेंट्राटा, फ्लैटवर्म को बोला जाता है प्लेटीहेल्मिन्थेस, ठीक है। ये तीनों, ये जो होता है लोअर इनवर्टिब्रेट, स्पंज, सिलेंट्राटा, फ्लैटवर्म, ETC एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये जो होता है लोअर वर्टिब्रेट, स्पंज, सिलेंट्राटा, फ्लैटवर्म, ये सब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान अपने इंटायर बॉडी सरफेस के ऊपर सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा करते हैं। इसका कहने का मतलब क्या, मान लिया जाए ये कोई एक एनिमल है, ठीक है, ये एक एनिमल है। तो ये जो है ये CO2, इसका पूरा ये स्किन है, ये सब जो है इसका स्किन है, इतना पूरे ये सब स्किन है। तो स्किन के थ्रू इसका जो पूरे बॉडी सरफेस है इसके थ्रू CO2 बाहर निकालेगा बॉडी से, क्योंकि ये इससे पहले पढ़ चुके हैं कि ये हार्मफुल होता है और ऑक्सीजन चाहिए होता है कंटिन्यूसली। तो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से ये बॉडी के अंदर जाएगा। तो ये पूरे पूरे सरफेस पे होता है कि ऑक्सीजन अंदर जाएगा और CO2 बाहर निकलेगा पूरे बॉडी सरफेस। ये ऐसे करके 3D आप सोचिए, एक बॉल है, देखिए ये हैंड एक बॉल है, ठीक है। तो इस पे ये हैंड एक बॉल है, तो इस बॉल से जो स्किन है, ये सब स्किन है इसके, तो इस स्किन से O2 अंदर जाएगा और CO2 इससे बाहर निकलेगा। O2 अंदर जाएगा और CO2 बाहर निकलेगा, ये पूरे बॉडी सरफेस से, ठीक है। ये पूरे बॉडी सरफेस समझ में आ गया। और कैसे निकलेगा ये, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू। सिंपल डिफ्यूजन मतलब आप समझते होंगे कि सिंपल डिफ्यूजन जहाँ पे कंसंट्रेशन हाई रहता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। जैसे कोई भी चीज़ है, ठीक है, गैसेस मेनली ये गैस के लिए बात की जाती है, ठीक है। सिंपल डिफ्यूजन गैस, लिक्विड वगैरह का, किसी लिक्विड वगैरह के लिए। तो बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन हो रहा है। रेस्पिरेशन मतलब कि ग्लूकोज में O2 कंबाइन किया और CO2 और वाटर बन गया। तो इसमें जो होता है बॉडी के अंदर CO2 ज़्यादा बन रहा है। मतलब इसका कंसंट्रेशन हाई है,
एज कम्पेयर टू बाहर जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर जो इन्वायरमेंट है उसके कंपैरिजन में अंदर में CO2 का कंसंट्रेशन हाई है, जबकि इधर जो एटमॉस्फेयर है इसमें कंसंट्रेशन लो है। तो आप सिंपल डिफ्यूजन में आप जानते हैं कि जो भी सब्सटेंस रहता है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जाता है। तो मतलब CO2 को यहीं बॉडी से बाहर निकलना चाहिए, एटमॉस्फेयर में जाना चाहिए लो कंसंट्रेशन की तरफ। और जो O2 है, O2 यहाँ पे कंज्यूम हो रहा है, ग्लूकोज इसको खा जा रहा है, तो O2 सेल के अंदर मतलब बॉडी के अंदर कम है, तो लो कंसंट्रेशन है O2 का लो कंसंट्रेशन है, जबकि एटमॉस्फेयर में कोई नहीं खा रहा है, जितना होना चाहिए उतना ही है। ठीक है, एटमॉस्फेयर में कांस्टेंट ही रहता है ना, 21 पॉइंट कितने एयर 21 मतलब एयर में ऑक्सीजन का अमाउंट 21 पॉइंट समथिंग रहता है। ठीक है, तो 21 पॉइंट है तो वो तो कांस्टेंट है ना, तो वो अंदर चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लो हो गया क्योंकि ये ग्लूकोज इसको खा जा रहा है, मतलब ग्लूकोज कंबाइन करके ये दोनों बना रहा है। तो इधर तो हाई है क्योंकि इसका अमाउंट कांस्टेंट है, जबकि इधर खा जा रहा है तो इसका अमाउंट ऑक्सीजन का अमाउंट कम गया, इसलिए ये सेल के अंदर आ गया। और चूँकि यहाँ पे भी तो CO2 का अमाउंट कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा बन रहा है, ये दोनों कंबाइन करके ज़्यादा बन रहा है, इसलिए यहाँ पे सेल के अंदर CO2 का अमाउंट ज़्यादा है, इसलिए बाहर निकल रहा है। तो ये जो प्रोसेस हुआ हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की जाना, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाना, इसको बोला जाता है सिंपल डिफ्यूजन। ठीक है, यही हम पढ़े हैं NCERT में जो बताया गया है कि लोअर इनवर्टिब्रेट जो होता है, लोअर इनवर्टिब्रेट जैसे स्पंज, सेलेंट्राटा और फ्लैटवर्म CO2 और ऑक्सीजन का आदान प्रदान पूरे बॉडी सरफेस के द्वारा के ऊपर सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा करता है, पूरे बॉडी सरफेस पे करता है, और किसके द्वारा सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा करता है। ठीक है, फिर आगे पढ़ते हैं। अर्थवर्म यूज देयर मॉइस्ट क्यूटिकल एंड इंसेक्ट हैव ए नेटवर्क ऑफ ट्रैकियल ट्यूब टू ट्रांसपोर्ट एटमॉस्फेरिक एयर विद इन द बॉडी। अर्थवर्म जो होता है रेस्पिरेशन करने के लिए मॉइस्ट क्यूटिकल मतलब मॉइस्ट स्किन का यूज करता है। ठीक है, अर्थवर्म अपने मॉइस्ट स्किन का यूज करता है रेस्पिरेशन के लिए। और इंसेक्ट जो होता है इंसेक्ट के पास नेटवर्क ऑफ ट्यूब होता है, जिसे ट्रैकियल ट्यूब कहते हैं। वो जो ट्रैकियल ट्यूब होता है वो बॉडी के अंदर एटमॉस्फेयर एयर को ट्रांसपोर्ट करता है, उसका यूज करता है। तो पूछेगा अर्थवर्म का रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है, तो मॉइस्ट क्यूटिकल। इंसेक्ट का रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है, तो नेटवर्क ऑफ ट्यूब या ट्रैकियल ट्यूब बोलते हैं। और इसका काम क्या होता है, बॉडी के अंदर एटमॉस्फेयर एयर को ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। अब इसको हम समझाते हैं। अर्थवर्म मतलब केचुआ ऐसा कुछ रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो स्किन होता है, इसका स्किन जो होता है मॉइस्ट होता है, जिसको मॉइस्ट क्यूटिकल कहते हैं, उसके द्वारा गैस का आदान प्रदान करता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे CO2 बाहर निकलेगा, O2 अंदर जाएगा। ठीक है, ये भी सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू ही होता है, ये भी ऐसा होता है अर्थवर्म में। और इंसेक्ट के बारे में आप मुझे बताते हैं। इंसेक्ट जो मान लीजिए कॉकरोच है, तो कॉकरोच के अंदर जो होता है ट्यूब लगा होता है, जैसे कि ये ट्यूब है, ऐसे करके ट्यूब आपस में कनेक्टेड रहता है, ऐसे करके ट्यूब जो रहता है कनेक्टेड रहता है। आप इसका डायग्राम देखिएगा तो ऐसे करके कनेक्टेड रहता है। तो यहाँ से एयर O2 अंदर आया और CO2 बाहर निकलेगा। तो ये जो एयर ऐसे ऐसे ट्रेवल करता है पूरे बॉडी में, इधर उधर जाता है, इधर से इधर जाता है, इधर से जाता है, फिर इन्हें CO2 बाहर निकलता है। CO2 जो बनता है वो बाहर निकलता है, ये बॉडी में गया, इधर से ये जो ट्यूब के थ्रू होता है ट्रांसपोर्ट होते रहता है। ये जो ट्यूब होता है इसको बोला जाता है ट्रैकियल ट्यूब। मतलब ये इंसेक्ट के अंदर, ये इंसेक्ट है, इंसेक्ट के अंदर ट्यूब होता है जिसके द्वारा
जो एयर होता है वो ट्रांसपोर्ट होते रहता है पूरे बॉडी में। एक जगह से आया, एक जगह से एयर आया, ठीक है, एक जगह से एयर आया, यहाँ पर O2 आ गया, फिर ये ट्रांसपोर्ट होगा पूरे जगह। फिर ये CO2 जो बना वो बाहर निकलेगा एक जगह से, ये CO2 बाहर निकल जाएगा। ऐसे करके कुछ होता है। एक जगह से जो आता है फिर पूरे जगह ट्रांसपोर्ट होता है, फिर एक जगह से बाहर निकल जाता है। तो ये ट्रैकियल सिस्टम होता है जो कि इंसेक्ट में होता है। ये NCERT में लिखा गया है। फिर ये जो नेटवर्क ऑफ ट्यूब यूज होता है उसको ट्रैकियल ट्यूब बोलते हैं। फिर आगे पढ़ते हैं। स्पेशल वास्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड गिल्स ब्रेकियल रेस्पिरेशन आर यूज्ड by most of aquatic arthropod and molluscs, whereas vascularized bag called lungs, pulmonary respiration are used by terrestrial form for the exchange of gases। मतलब स्पेशल वास्कुलराइज स्ट्रक्चर, यहाँ पर स्पेशल वास्कुलराइज स्ट्रक्चर गिल्स होता है और वास्कुलराइज बैग वो लंग्स होता है। यहाँ पे बैग है, ठीक है, आप यहाँ पे गौर फरमाइएगा, यहाँ पे बैग है लिखा हुआ, ठीक है। जो बैग होता है वास्कुलराइज बैग वो लंग्स होता है, और जो वास्कुलराइज स्ट्रक्चर होता है वो गिल्स होता है। ये बैग क्यों बोला गया, आप लंग्स का डायग्राम देखिए, ऐसा नहीं लग रहा है थैला की तरह पैक रहता है, एकदम से पैक रहता है, जबकि इसका गिल्स का डायग्राम देखिए तो ये स्ट्रक्चर आता है, ये पैक नहीं रहता है, इसलिए बैग नहीं बोला गया, इसको बोला गया स्ट्रक्चर। और वास्कुलराइज दोनों क्यों हैं, क्योंकि इसकी ये जो स्ट्रक्चर होता है ना गिल्स और लंग्स, इसके चारों ओर ब्लड वेसल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आप देखिएगा लंग्स रेड टाइप का दिखेगा, गिल्स जो होता है मछली में आप देखते होंगे रेड टाइप का दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे ब्लड वेसल्स आते हैं, ब्लड वेसल्स में खून रहता है, ब्लड रहता है, इसलिए लाल दिखता है। और लंग्स में भी वास्कुलराइज ऑर्गन है, वास्कुलराइज है मतलब यहाँ पे बहुत सारा ब्लड वेसल्स रहेगा, तो ब्लड वेसल्स रहेगा तो उसमें ब्लड रहेगा, ब्लड जो होता है रेड होता है, इसलिए वास्कुलराइज है, ठीक है। लेकिन वास्कुलराइज स्ट्रक्चर कौन है, गिल्स है, और वास्कुलराइज बैग कौन है, लंग्स है, ठीक है। जो स्पेशल वास्कुलराइज स्ट्रक्चर जिसको गिल्स कहते हैं वो बहुत सारे एक्वाटिक आर्थ्रोपोड और मोलस्का यूज करते हैं रेस्पिरेशन के लिए। तो गिल्स जो होता है गलफरा, वो एक्वाटिक एनिमल में आ सकता है, आर्थ्रोपोड और मोलस्कन जो भी होते हैं वो यूज करते हैं। जबकि वास्कुलराइज बैग जैसे लंग्स होते हैं जिसको पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं, वो टेरेस्ट्रियल फॉर्म मतलब जो स्थल पे रहते हैं, जो धरती पे रहते हैं, वो यूज करते हैं रेस्पिरेशन के लिए। रेस्पिरेशन मतलब एक्सचेंज ऑफ गैस के लिए, गैसेस के आदान प्रदान के लिए। तो स्पेशल वास्कुलराइज स्ट्रक्चर जिससे गिल्स कहते हैं वो ब्रेकियल रेस्पिरेशन, जो गिल्स के द्वारा सांस लेता है उसको ब्रेकियल रेस्पिरेशन बोला जाता है। जो रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू होता है उसे ब्रेकियल रेस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है। और जो रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू होता है उसे पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोलते हैं। पल्मोनरी मतलब होता है लंग्स और ब्रेकियल मतलब होता है गिल्स। इसके बारे में भी बताएंगे आपको। स्पेशल वास्कुलराइज स्ट्रक्चर जिसको गिल्स कहते हैं बहुत सारे एक्वाटिक आर्थ्रोपोड और मोलस्का के द्वारा यूज होता है गैस के एक्सचेंज के लिए, ठीक है। जबकि वास्कुलराइज बैग जिसके लंग कहते हैं वो टेरेस्ट्रियल फॉर्म के द्वारा यूज होता है गैस के आदान प्रदान के लिए, ठीक है। आगे हम समझेंगे। एमंग वर्टिब्रेट, ये इनवर्टिब्रेट का बात किए, ठीक है, जिसके पास वर्टिब्रा नहीं था, ठीक है। अब वर्टिब्रेट की बात करते हैं, मतलब कि आपको बताए थे ना कि ये फाइलम कोर्डाटा जो है उसको 3 पार्टों में बांटा गया था, यूरोकोर्डाटा, सेफलोकोर्डाटा और वर्टिब्रेटा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके पास वर्टिब्रल कॉलम आता है। इसको क्लास में डिवाइड किया गया है, तो इसके क्लास में आ जाएगा, पहला तो आ जाएगा वही जिसमें फिश वगैरह आता है, फिशेस वगैरह, फिर आ जाते हैं रेप्टाइल वगैरह, फिर रेप्टाइल के बाद वो जिसमें फ्रॉग होता है उसको क्या बोलते हैं, फ्रॉग वाला आ जाता है, एम्फीबियन, और एबीज बर्ड्स वगैरह आ जाता है, और हम सब आ जाते हैं जिसको मैमेलिया बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब जो आता है वो वर्टिब्रेटा के क्लास में। तो ही बोल रहा है
एमंग वर्टिब्रेटा फिश यूज गिल्स वेयर इज एम्फीबियन रेप्टाइल बर्ड्स मैमल रेस्पायर थ्रू लंग्स। जो वर्टिब्रेटा में आपको बताया ना वर्टिब्रेटा कौन कौन है। वर्टिब्रेटा के अंदर फिश आ जाएगा, एम्फीबियन हो जाएगा, रेप्टाइल आ जाएगा, मैमल्स आ जाएंगे, बर्ड्स आ जाएंगे। तो आप इससे पहले पढ़ चुके हैं कि जो एक्वाटिक एनिमल होते हैं वो गिल्स यूज करते हैं। तो यहाँ पे भी तो ही होगा वर्टिब्रेटा में। फिश जो मछली जो होता है एक्वाटिक होता है, पानी में रहता है, तो वो गिल्स यूज करेगा। तो एमंग वर्टिब्रेटा फिश यूजेज गिल्स, फिश जो होता है रेस्पिरेशन के लिए गिल्स का यूज़ करता है, जबकि एम्फीबियन रेप्टाइल बर्ड्स और मैमल लंग्स के द्वारा रेस्पायर करते हैं। ये सब टेरेस्ट्रियल फॉर्म होते हैं। यहाँ पे आप देखिए जो वास्कुलराइज्ड बैग जिससे लंग्स कहते हैं वो मोस्टली जो होता है टेरेस्ट्रियल फॉर्म के द्वारा यूज होता है। तो ये सब टेरेस्ट्रियल मतलब स्थल पे रहते हैं। एम्फीबियन दोनों जगह रहता है, एक तो पानी में भी रहता है और स्थल पे भी रहता है। और जो रेप्टाइल में वही आ जाता है सांप बिच्छा, तो वो तो ये रहता है मोस्टली स्थल पर। बर्ड्स जो रहता है उड़ते रहता है हवा में या तो धरती पे रहता है। मैमेलिया जो होता है वो तो धरती पे रहता ही है। और कुछ जैसे कि कुछ जो रहते हैं मैमेलिया में वो रहते हैं पानी के अंदर, जैसे व्हेल हो गया, डॉल्फिन। तो उसमें भी आप देखिएगा वो ऊपर आता है सांस लेने के लिए, वो अंदर पानी के अंदर हमेशा नहीं रहेगा क्योंकि उसके पास लंग्स है, उसके पास गिल्स नहीं है। जबकि जो फिश होता है वो गिल्स के द्वारा रेस्पिरेशन करता है, तो वो जल के अंदर ही रहता है। तो ये बोल रहा है एमंग वर्टिब्रेट के अंदर फिश जो होता है गिल्स का यूज़ करता है रेस्पिरेशन करने के लिए, जबकि एम्फीबियन रेप्टाइल बर्ड्स एंड मैमल लंग्स के द्वारा रेस्पायर करता है। एम्फीबियन लाइक फ्रॉग कैन रेस्पायर थ्रू देयर मोस्ट स्किन, जिसको कुटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं। एम्फीबियन जो होता है जैसे फ्रॉग, वो मोस्ट स्किन के थ्रू रेस्पायर कर सकता है जब वो पानी में रहेगा। जैसे कि उसके पास तो लंग्स है, आप देख रहे हैं रेप्टाइल के पास क्या है, लंग्स है। तो ये तो स्थल पे रहेगा मतलब धरती पे रहेगा तो लंग्स का यूज कर लेगा, लेकिन वो पानी में जाएगा तो कैसे रेस्पायर करेगा, उसके पास तो गिल्स है नहीं, तो वो मोस्ट स्किन का यूज करेगा। समझ में आ गया। अब इसको फिर एक और बात हमें बतानी है। रेस्पिरेशन जो होता है वो उसको फिर क्लासीफाई किया जाता है किस ऑर्गन से हम श्वास ले रहे हैं, किस डिपेंडिंग ऑन कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व हो रहा है। जैसे कि स्किन के द्वारा सांस ले रहे हैं तो उसको बोला जाता है कुटेनियस रेस्पिरेशन। ठीक है, कुटेनियस रेस्पिरेशन। जैसे कि आप देख चुके हैं कुटेनियस रेस्पिरेशन। और यदि लंग्स के द्वारा रेस्पिरेशन हो रहा है तो उसको पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोलते हैं, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। ठीक, और यदि ट्रेकिया यूज हो रहा है तो उसे ट्रेकियल रेस्पिरेशन बोलते हैं, ट्रेकियल रेस्पिरेशन। यदि गिल्स यूज हो रहा है तो उसे ब्रेकियल रेस्पिरेशन बोलते हैं, ब्रैकियल रेस्पिरेशन। स्किन कुटेनियस मतलब ही होता है स्किन, तो जो स्किन के द्वारा रेस्पिरेशन करेगा उसको बोला जाता है कुटेनियस। जैसे फ्रॉग करता है, जैसे फ्रॉग कर रहा था कुटेनियस रेस्पिरेशन, और फ्रॉग भी कर रहा था, और एक और कौन कर रहा था कुटेनियस रेस्पिरेशन, याद कीजिए। एक और क्या कौन कर रहा था, अर्थवॉर्म कर रहा था। तो ये दोनों कुटेनियस रेस्पिरेशन का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल हो जाएगा फ्रॉग और अर्थवॉर्म, ये दोनों कुटेनियस रेस्पिरेशन का एग्जाम्पल हो जाएगा। ओके, क्योंकि ये जो हो रहा है ये रेस्पिरेशन करने के लिए किसका यूज़ कर रहा है, स्किन का। और लंग्स, जो लंग्स के द्वारा रेस्पिरेशन करता है उसको बोला जाता है पल्मोनरी रेस्पिरेशन। मोस्टली कौन करता है, टेरेस्ट्रियल, जो स्थल पे रहता है। ठीक है, तो उसमें से कौन कौन आ जाएगा, फिश तो नहीं रहता, तो फिश के बाद क्या हो जाता है, एम्फीबियन भी तो ये स्थल पे रहता है। और कौन रहता है, बर्ड्स रहता है, रेप्टाइल भी रहता है, मैमेलिया भी रहता है। रेप्टाइल और मैमेलियन ये सब जो होते हैं ये पल्मोनरी रेस्पिरेशन करते हैं।
ट्रेकियल ट्यूब के द्वारा जो रेस्पिरेशन करते हैं वो इंसेक्ट आ जाता है। इंसेक्ट वगैरह जो होता है ट्रेकियल ट्यूब का यूज़ करता है। और ब्रेकियल गिल्स के द्वारा कौन रेस्पिरेशन करता है? एक्वाटिक एनिमल। एक्वाटिक एनिमल में कौन कौन आ जाएंगे? जैसे आ जाएंगे फिश आ जाएगा, मोलस्कन्स, और कौन था एनसीईआरटी में? मोलस्कन्स। और एक और कौन एग्जाम्पल था? आप देखिए गिल्स में कौन कौन था? यूज बाई एक्वाटिक आर्थ्रोपोड। ये सब एक्वाटिक, ये सब सभी मोलस्कन एक्वाटिक नहीं होते हैं, मोस्टली होते हैं, लेकिन कुछ तो इसलिए एक्वाटिक मोलस्कन्स और एक्वाटिक आर्थ्रोपोड बोलते हैं, क्योंकि सभी आर्थ्रोपोड एक्वाटिक नहीं होते हैं। और फिश तो एक्वाटिक होता है, तो फिश के पास गिल्स रहेगा, जबकि सभी मोलस्कन्स एक्वाटिक नहीं होते हैं। कुछ मोलस्कन्स, सभी मोलस्कन्स एक्वाटिक नहीं होते, मोस्टली एक्वाटिक होते हैं, लेकिन कुछ टेरिटोरियल स्थल पे भी रहते हैं। सभी आर्थ्रोपोड जो होते हैं एक्वाटिक नहीं होते हैं, मोस्टली होते हैं एक्वाटिक, लेकिन कुछ जो होते हैं स्थल पे रहते हैं। जैसे इंसेक्ट जो होता है, जैसे मक्खी उक्खी हो गए, वो पानी के अंदर नहीं रहता है, वो पानी के बाहर रहता है, इसलिए एक्वाटिक आर्थ्रोपोड लिखा गया है एनसीईआरटी में। तो इसको क्लियरिफाई करके पढ़िएगा। समझ में आ गया इतना? तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। आपको बता दिए। तो इसमें से कौन कौन क्वेश्चन बन सकता है कि ब्रीदिंग का मैकेनिज्म किस पे डिपेंड करता है? हैबिटेट और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये क्वेश्चन बन सकता है। और इस लोअर इनवर्टिब्रेट, जैसे लोअर इनवर्टिब्रेट में कैसे रेस्पिरेशन होता है? तो पूरे बॉडी सरफेस के थ्रू और सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू। और लोअर इनवर्टिब्रेट में कौन कौन एनिमल आते हैं? स्पंज, सेलेंट्रेटा, ये सब कैसे रेस्पिरेशन करते हैं? मतलब स्पंज, सेलेंट्रेटा, फ्लैटवर्म कैसे रेस्पिरेशन करते हैं? तो इंटायर बॉडी सरफेस के थ्रू और सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू। अर्थवर्म कैसे रेस्पिरेशन करता है? तो मोस्ट क्यूटिकल के थ्रू। इंसेक्ट कैसे रेस्पिरेशन करते हैं? तो नेटवर्क ऑफ ट्यूब के थ्रू। जिस नेटवर्क ऑफ ट्यूब को क्या बोलते हैं? ट्रेकियल ट्यूब बोला जाता है। और स्पेशलाइज्ड वास्कुलर स्ट्रक्चर किसे बोलते हैं? तो गिल्स को बोलते हैं। गिल्स के द्वारा जो रेस्पिरेशन करता है उसको क्या बोलते हैं? ब्रेकियल रेस्पिरेशन। और ब्रेकियल गिल्स के द्वारा रेस्पिरेशन कौन कौन करता है? तो मोस्ट ऑफ द एक्वाटिक आर्थ्रोपोड और मोलस्कन्स, ठीक है। जबकि वास्कुलराइज्ड बैग को क्या बोलते हैं? तो लंग्स बोला जाता है। और लंग्स के द्वारा जो रेस्पिरेशन करता है उसको क्या बोलते हैं? पल्मोनरी रेस्पिरेशन। जो लंग्स के द्वारा जो रेस्पिरेशन कौन कौन एनिमल करते हैं? जो टेरेस्ट्रियल एनिमल होते हैं, जो टेरेस्ट्रियल पे रहते हैं। फिश कैसे रेस्पिरेशन करता है? गिल्स के द्वारा। एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल कैसे रेस्पिरेशन करते हैं? तो लंग्स के थ्रू। और ये जो फ्रॉग, एम्फीबियन जैसे फ्रॉग जो होता है कैसे रेस्पिरेशन कर सकता है? तो मोस्ट स्किन और कुटेनियस रेस्पिरेशन करता है। मोस्ट स्किन के थ्रू जो रेस्पिरेशन करता है। तो इसमें पूछ सकते हैं एम्फीबियन कैसे रेस्पिरेशन करता है? तो लंग्स के थ्रू करते हैं, आप देखिए एम्फीबियन लंग्स के थ्रू करता है और एम्फीबियन मोस्ट स्किन के थ्रू भी करता है, ठीक है। और इतना तो रेस्पिरेशन में दिया गया है। आप रेस्पिरेशन को आप एनिमल किंगडम में भी देखिएगा तो उसमें भी जिक्र किया है, तो उसके बारे में भी इसी चैप्टर में पढ़ लेंगे ताकि वहाँ पे कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तभी पढ़ लेंगे। एक बात हम आपको बता दें कि प्लांट में कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम, स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता है। उसमें क्यूटिकल या स्टोमाटा होता है, ठीक है, उसके थ्रू रेस्पिरेशन करता है। उसके पास कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता है प्लांट के पास। जो होता है एनिमल के पास होता है, इसलिए हम यहाँ पे एनिमल के बारे में पढ़ रहे हैं, ओके। और जो यूनिसेलुलर होते हैं, जो यूनिसेलुलर एनिमल होते हैं, उसके पास भी कोई स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होते। यूनिसेलुलर एनिमल, यूनिसेलुलर में कौन कौन आ जाएगा आप बताइए? प्रोटिस्टा वाला पूरा जो जगत आ जाएगा यूनिसेलुलर। उसके पास भी ऑर्गन सिस्टम, मतलब वो तो सेल ही है, तो सेल में क्या है सेल के थ्रू तो सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा ही रेस्पिरेशन हो जाएगा। मतलब सिंपल डिफ्यूजन मतलब सेल के अंदर CO2 बना वो बाहर जा जाएगा और ऑक्सीजन सेल के अंदर चला जाएगा, तो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू हो जाएगा। प्लांट के पास कोई स्पेशल कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता नहीं है,
कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता है, ठीक है। तो अब जो बचता है एनिमल के पास बचता है, इसलिए एनिमल के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ओके। एनिमल के रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में पढ़े हैं। आप एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर रेस्पिरेशन इन प्लांट में देखिएगा, इसमें डू प्लांट ब्रीथ के टॉपिक में देखिएगा कि इसमें पैराग्राफ लिखा है, प्लांट अनलाइक एनिमल have no specialized organ for gaseous exchange but they have stomata and lenticle for this purpose। प्लांट के पास गैसियस एक्सचेंज के लिए कोई स्पेशलाइज ऑर्गन नहीं होता है दूसरे एनिमल की तरह। मतलब प्लांट के पास दूसरे एनिमल के पास रहता है, प्लांट के पास एनिमल की तरह मतलब प्लांट के पास एनिमल की तरह चीज़ें नहीं होती। अनलाइक मतलब एनिमल की तरह नहीं होती चीज़ें। प्लांट के पास एनिमल की तरह चीज़ें नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि प्लांट के पास गैसिया के एक्सचेंज के लिए कोई स्पेशलाइज ऑर्गन नहीं होता है। प्लांट के पास गैसियस एक्सचेंज के लिए स्टोमाटा या लेंटिकल होता है गैसियस एक्सचेंज के लिए, ठीक है। तो पूछा जाएगा कि प्लांट के पास कोई स्पेशलाइज ऑर्गन होता है गैसियस एक्सचेंज के लिए? नहीं होता है। तो गैसियस एक्सचेंज कैसे करते हैं? तो स्टोमाटा और लेंटिकल के थ्रू करते हैं, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा नीट में। इसमें पूछा जाएगा कोई स्पेशलाइज ऑर्गन होता है या नहीं होता है? तो नहीं होता है। और तो कैसे करते हैं? तो ये स्टोमाटा और लेंटिकल के थ्रू करते हैं, ओके। और यहाँ पे लाइक नहीं लिखा हुआ है, अनलाइक लिखा हुआ है, क्योंकि प्लांट और एनिमल में जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो अलग अलग, मतलब प्लांट के पास होता नहीं है, एनिमल के पास होता है। तो अनलाइक है, मतलब एनिमल की तरह नहीं है, एनिमल के अपोजिट है प्लांट के पास। एनिमल के पास तो है, प्लांट के पास है ही नहीं, तो एनिमल के अपोजिट है, इसलिए अनलाइक लिखा गया। ये भी आप ध्यान दीजिए। यदि स्टेटमेंट बाय जाएगा ना तो यहाँ पे लाइक लिख लेगा, आप ये पूछेगा करेक्ट कौन है, इनकरेक्ट कौन है, तो ये यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम आपको एनिमल किंगडम में कहाँ रेस्पिरेशन के बारे में जिक्र किया गया है। स्पंज है वाटर ट्रांसपोर्ट या कैनाल सिस्टम। स्पंज के पास वाटर ट्रांसपोर्ट या कैनाल सिस्टम होता है। इसके थ्रू दिस पाथ ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट हेल्प इन फूड गेटिंग एंड रेस्पिरेटरी एक्सचेंज एंड रिमूवल ऑफ वेस्टिंग। तो पेरिफोरा में, फाइलम पेरिफोरा में रेस्पिरेटरी एक्सचेंज के लिए कौन से सिस्टम होते हैं? वाटर ट्रांसपोर्ट या कैनाल सिस्टम। ये एनिमल किंगडम में दिया हुआ है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो इसमें पूछेगा कि फाइलम पोरीफेरा में कौन सा रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है? तो एनिमल वाटर ट्रांसपोर्ट या कैनाल सिस्टम के थ्रू, ये बनेगा। ऐसे करके क्वेश्चन बन सकता है। एनसीईआरटी के फाइलम सिलेंट्राटा, फाइलम टिनोफेरा, फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थिस के प्लेटिहेल्मिन्थिस में रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में जिक्र नहीं किया गया है। अब फाइलम एस्केल्मेंथिस में देखते हैं। फाइलम एस्केल्मेंथिस में भी कोई जिक्र नहीं किया गया है रेस्पिरेटरी ऑर्गन के। आप उसमें रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में पढ़ चुके हैं कि फाइलम पोरीफेरा से लेके फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थिस तक कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता है, बल्कि इंटायर बॉडी सरफेस के थ्रू सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा गैसेस का एक्सचेंज होता है, इसलिए इसमें नहीं दिया गया। और इसमें पूछ सकता है, इसमें भी इंटर बॉडी सरफेस के थ्रू होता है, लेकिन उस सिस्टम का नाम क्या होता है? वाटर ट्रांसपोर्ट या कैनाल सिस्टम पोरीफेरा में। और यह अब एस्केल्मेंथिस में भी कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता है। अब एनिलिडा में एग्जाम्पल होता है अर्थवर्म में आप पढ़े थे ना उसमें कि कैसे रेस्पिरेशन करता है। ये रेस्पिरेशन करता है मॉइस्ट क्यूटिकल के थ्रू। इसमें नहीं, एनिमल किंगडम में नहीं दिया है, लेकिन उसमें दिया गया है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। आर्थ्रोपोडा में देखते हैं। आर्थ्रोपोडा में लिखा गया है कि रेस्पिरेटरी, फाइलम आर्थ्रोपोडा में लिखा गया है कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन आर गिल्स, बुक लंग्स इन ट्रेकियल सिस्टम। आर्थ्रोपोडा में आप देखे थे, आर्थ्रोपोडा में जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है गिल्स होता है, बुक गिल्स होता है, बुक लंग्स होता है, ट्रेकियल सिस्टम होता है।
आप उसमें ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन में देखे थे कि जो इंसेक्ट होता है वो किसका यूज करता है, ट्रेकियल ट्यूब का। और जो एक्वाटिक वाला जो होता है, आप यहाँ पे देखिए, जो एक्वाटिक आर्थ्रोपोडा जो यूज करता है वो क्या यूज करता है, गिल्स का। तो इसलिए यहाँ पे आप देखिए, जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो होता है आर्थ्रोपोडा में रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है वो गिल्स होता है, बुक गिल्स होता है, बुक लंग्स होता है, ट्रेकियल सिस्टम। और आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत ही आता है क्लास इंसेक्टा में कौन सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है, तो ट्रेकियल सिस्टम, आप उसमें पढ़ चुके हैं। और जो एक्वाटिक आर्थ्रोपोडा होता है वो किसका यूज करता है, गिल्स का। ये दोनों के बारे में एनसीईआरटी में नहीं जिक्र किया गया है, लेकिन आएगा ऑप्शन में कि आर्थ्रोपोडा का रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है, तो गिल्स भी होता है, बुक गिल्स भी होता है, बुक लंग्स भी होता है, ट्रेकियल सिस्टम भी होता है। ठीक, आप मोलस्का इसमें उसमें पढ़ चुके हैं कि ये जो गिल्स के द्वारा रेस्पिरेशन होता है एक्वाटिक आर्थ्रोपोडा और मोलस्का करता है। तो आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि देखिए, स्पेस बिटवीन हम्प एंड मेंटल इज कॉल्ड मेंटल कैविटी इन व्हिच फीदर लाइक गिल्स आर प्रेजेंट। जो स्पेस रहता है हम्प और मेंटल के बीच उसको बोला जाता है मेंटल कैविटी के अंदर फीदर लाइक गिल्स प्रेजेंट होता है। दे हैव रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रेटरी। जो फीदर लाइक गिल्स जो प्रेजेंट होता है, फीदर लाइक गिल्स का काम होता है रेस्पिरेटरी का। ठीक है, तो आप पढ़ चुके हैं ना उसमें कि जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो एक्वाटिक मोलस्का में होता है वो कौन होता है, गिल्स होता है। गिल्स में भी कौन सा, फीदर लाइक गिल्स। ओके, फाइलम इकाइनोडर्माटा में अब पढ़ते हैं। फाइलम इकाइनोडर्माटा में जो मोस्ट डिस्टिंक्विट फीचर जो इकाइनोडर्माटा इज प्रेजेंस ऑफ वाटर वास्कुलर सिस्टम विच हेल्प इन लोकोमोशन, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन। जो इकाइनोडर्माटा में जो मोस्ट मतलब सबसे डिस्टिंग्विश फीचर जो होता है वाटर वास्कुलर सिस्टम होता है। वाटर वास्कुलर सिस्टम का किस में प्रेजेंट होता है, फाइलम इकाइनोडर्माटा में। इसी के थ्रू रेस्पिरेशन होता है। तो फाइलम इकाइनोडर्माटा का रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है, वाटर वास्कुलर सिस्टम। ये एनसीईआरटी में दिया गया है, तो मैचिंग में आ सकता है, आपको याद रखना है। तो ये वाटर वास्कुलर सिस्टम रेस्पिरेटरी ऑर्गन किसका है, फाइलम इकाइनोडर्माटा का। ओके, अब फाइलम हेमिकोडाटा में देखिए, रेस्पिरेशन टेक प्लेस थ्रू गिल्स। तो हेमिकोडाटा में रेस्पिरेशन कैसे हो रहा है, रेस्पिरेशन टेक प्लेस थ्रू गिल्स, तो गिल्स के थ्रू हो रहा है। ठीक है, रेस्पिरेशन हेमिकोडाटा में कैसे हो रहा है, गिल्स के थ्रू। फिर फाइलम कोडाटा में आते हैं। तो फाइलम कोडाटा में आप देखिए, फायरिंग्स इज परफोरेट बाय गिल स्लिट। तो गिल्स का क्या काम होता है, रेस्पिरेशन का। तो जो फाइलम कोडाटा में कुछ जो होते हैं गिल्स का यूज करते हैं और कुछ लंग्स का यूज करते हैं, वो आप देखेंगे। और इसमें जो फाइलम कोडाटा है उसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, यूरोकोडाटा, सिफेलोकोडाटा, वर्टिब्रेटा। यूरोकोडाटा और सिफेलोकोडाटा जो ये रेस्पिरेशन ऑर्गन के रूप में गिल्स का यूज करते हैं। ठीक है, जबकि जो वर्टिब्रेटा होता है इसमें बहुत सारे क्लास आ जाते हैं। वर्टिब्रेटा में ये सब क्लास होता है। तो इसके ये सब जो होते हैं ये सब लंग्स का यूज करते हैं, जबकि ये फिशेस मतलब फिश का क्लास है, तो ये सब गिल्स का यूज करेंगे। ये भी गिल्स का यूज करता है और ये भी गिल्स का यूज करता था। जो दो वो होता है ना, ये वाला यूरोकोडाटा और सिफेलोकोडाटा, ये दोनों वाटर में रहते हैं इसलिए गिल्स का यूज करते हैं। ये भी वाटर में रहता है इसलिए गिल्स का यूज करता है। ये फिश का क्लास है, ये भी गिल्स का यूज करते हैं। ये सब टेरेस्ट्रियल है इसलिए लंग्स का यूज करते हैं। तो आप यहाँ पे आप देखिए कि इसके पास क्लास साइक्लोस्टोमाटा के पास जो है 6 से 12 पेयर गिल स्लिट होता है रेस्पिरेशन के लिए। ठीक है, तो इस क्लास साइक्लोस्टोमाटा में रेस्पिरेशन के लिए 6 से 12 पेयर गिल स्लिट होते हैं। क्लास कॉन्ट्रिस्थियस में कितने पेयर गिल्स होते हैं,
इसमें गिल स्लिट होते हैं 5 से 7 पेयर जो सेपरेट होते हैं, मतलब इसके गिल स्लिट सेपरेट होते हैं और विदाउट अपरकुलम मतलब गिल कवर के बिना होते हैं। ये यहाँ पे आप देखिए इस डायग्राम में ये जो दिख रहा है ना ऐसे करके 3 इधर है 3 इधर है और एक बीच में है, ये गिल स्लिट है। ये यदि कवर रहता तो नहीं दिखता, दिख रहा है ना। तो ये हुआ गिल स्लिट जिसका यूज करते हैं रेस्पिरेशन के लिए। 5 से 7 पेयर होते हैं, ऐसे करके 5 से 7 पेयर होते हैं, ठीक है। ये गिल स्लिट है विदाउट ओपर्कुलम। वो ओपर्कुलम मतलब इसको ढक लेता, दिख रहा है तो मतलब विदाउट ओपर्कुलम है, ये गिल स्लिट है, ओके। तो ये जो क्लास कॉन्टेस्थियस का जो होता है इसमें जो होता है 5 से 7 पेयर गिल स्लिट होते हैं, सेपरेट है। देखिए ये गिल स्लिट यहाँ, फिर दूसरा ये, तीसरा ये चौथा, ये 5वां, ये छठा, ये सब सेपरेट है। इसलिए इसका जो गिल स्लिट होते हैं वो सेपरेट होते हैं विदाउट ओपर्कुलम या गिल कवर, बिना गिल कवर के होते हैं, ठीक है। फिर अब अगला आते हैं क्लास ऑस्ट्रिचथियस। ये फिश का ही क्लास है। इसके पास जो होते हैं 4 पेयर गिल्स होते हैं, 4 पेयर गिल्स होते हैं और कवर रहते हैं ओपर्कुलम के थ्रू दोनों साइड। ये मछली है, यहाँ पे गिल्स लाता है। तो आप फेफड़ा देखने के लिए आप यहाँ पे जो गलफरा होता है उसको हटाते, गलफरा देखने के लिए, फेफड़ा नहीं, फेफड़ा को तो लंग्स बोलते हैं, इसके पास फेफड़ा नहीं होता है, गलफरा होता है। गलफरा को हटाने के लिए यहाँ पे जो ओपर्कुलम होता है, गिल कवर होते हैं, उसको हटाते हैं। फिर आपको रेड कलर का गलफरा दिखता है, रेड कलर का गलफरा दिखता है मछली के अंदर। तो ये जो गलफरा जो होता है वो कितने पेयर होते हैं? 4 पेयर होते हैं और दोनों साइड होते हैं। वो जो कवर रहता है वो गिल कवर के द्वारा कवर रहता है, ओपर्कुलम के द्वारा। तो ये बोल रहा है क्लास कॉन्टेस्थियस के पास 4 पेयर गिल होते हैं जो कवर रहता है ओपर्कुलम के द्वारा दोनों साइड। अब एम्फीबिया में आ जाते हैं। क्लास एम्फीबिया के पास जो होता है क्या होता है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में। क्लास एम्फीबिया जो होता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है, रेस्पिरेशन जो क्लास एम्फीबिया करता है गिल्स के थ्रू करता है, लंग्स के थ्रू और स्किन के थ्रू। मेढक के पास क्या क्या होता है, लंग्स होता है, गिल्स होता है, रेस्पिरेशन जो होता है क्लास एम्फीबिया में रेस्पिरेशन जो होता है गिल्स, लंग्स और स्किन के थ्रू होता है। लेकिन जो मेढक के बारे में आप पढ़े थे वो कैसे रेस्पिरेशन करता है, एक तो लंग्स के थ्रू करता है, दूसरा स्किन के थ्रू। जो रहेगा एक्वाटिक वो गिल्स के थ्रू भी करता है, ठीक है। सबके पास गिल्स नहीं रहता है। तो मतलब ऐसे पूछेगा कि क्लास एम्फीबिया में रेस्पिरेशन कैसे होता है, तो गिल्स, लंग्स और स्किन के थ्रू, तीनों के थ्रू होता है। क्योंकि एम्फीबिया जो होता है टेरेस्ट्रियल भी होता है, एक्वाटिक भी होता है। तो टेरेस्ट्रियल जो रहेगा उसके पास तो लंग्स रहेगा, जो एक्वाटिक रहेगा कुछ के पास रहता है गिल्स, कुछ के पास रहता है स्किन। जैसे कि मेढक के पास तो लंग्स है लेकिन इसके पास गिल्स नहीं है, इसके पास है स्किन। यदि वाटर में जाएगा तो स्किन के थ्रू ब्रीदिंग करेगा। और रेप्टाइल कैसे ब्रीद करता है, आप उधर पढ़े हैं ना, रेप्टाइल जो करता है वो किसके थ्रू करता है, लंग्स के थ्रू, ठीक है। रेप्टाइल लंग्स के थ्रू करता है, लेकिन इसमें नहीं दिया है, उसमें पढ़े थे आपने ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन में आप पढ़े थे। अब यही क्लास एबीज का बात करते हैं, वर्ड्स के बारे में। रेस्पिरेशन इज बाय लंग्स। आप पढ़े थे कि रेस्पिरेशन जो होता है एबीज में मतलब वर्ड्स में वो लंग्स के द्वारा होता है। रेस्पिरेशन जो होता है एबीज में, रेस्पिरेशन क्लास एबीज में रेस्पिरेशन इज बाय लंग्स के द्वारा रेस्पिरेशन होता है। एयर सैक इज कनेक्टेड टू लंग्स सप्लीमेंट रेस्पिरेशन। बर्ड्स के अंदर जो होता है लंग्स के साथ एयर सैक कनेक्टेड होता है जो रेस्पिरेशन को सप्लीमेंट करता है, मतलब रेस्पिरेशन को बढ़ा देता है। ऐसा बोला जाता है कि बर्ड्स का रेस्पिरेशन बहुत अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि इसके पास एयर सैक जो होता है लंग्स के साथ कनेक्टेड होता है, जिसके कारण रेस्पिरेशन सप्लीमेंट हो जाता है, अच्छा हो जाता है। फिर क्लास मैमेलिया के पास भी क्या था रेस्पिरेशन के लिए, आप उधर पढ़ चुके हैं क्या था, उसके पास भी क्लास मैमेलिया के पास भी लंग्स ही था।
ये क्लास मैमेलिया हो गया। तो क्लास मैमेलिया में जितने भी एनिमल रहेंगे वो किसके थ्रू रेस्पिरेशन करेंगे, वो लंग्स के थ्रू करेंगे, ठीक है। रेस्पिरेशन इज बाय लंग्स। चाहे वो एक्वाटिक रहे, जैसे कि जो डॉल्फिन होते हैं और फिर ये ब्लू व्हेल रहते हैं, वो पानी में रहते हैं, लेकिन वो ऊपर आते हैं। क्यों ऊपर आते हैं? क्योंकि इसके पास लंग्स होता है रेस्पिरेशन के लिए। तो लंग्स तो पानी के अंदर काम नहीं करेगा, तो ऊपर आना पड़ता है श्वास लेने के लिए डॉल्फिन और ब्लू व्हेल को, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? ये सब दिया गया है रेस्पिरेशन के बारे में। ओके।